नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज उठाता हूं मैं आपके सामने, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर बीजेपी क्यों लाना चाहती है? क्या ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? क्या हिंदुत्व को और बढ़ावा देना चाह रही है? क्या मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए लाया जा रहा है? क्या मुसलमानों को डराने के लिए लाया जा रहा है? या फिर सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों डरना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो हिंदुओं को भी डरना चाहिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स बचाते हैं। इससे तो जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई हैं, उनको भी डरना चाहिए, उनके भी पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। इससे आदिवासियों को भी डरना चाहिए, जिन्हें संविधान के तहत बहुत से विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बीजेपी क्या इतना बड़ा जोखिम मोल ले सकती है कि हिंदुओं का एक वर्ग नाराज हो जाए, अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक नाराज हो जाएं और आदिवासियों का बहुत बड़ा धड़ा नाराज हो जाए? आदिवासी तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अभी गुजरात में देखिए, आदिवासियों ने भर भर के बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। एक आदिवासी को मुर्मू जी जो हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया है बीजेपी ने। पहले बीजेपी की मंशा की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म, पूरे देश भर में यूनिफॉर्म। तो फिर देश में मोदी सरकार को लाना चाहिए। फिर क्यों बीजेपी शासित राज्य इस बिल को ला रहे हैं या इस पर बात कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं? उसमें से भी सभी बीजेपी शासित राज्य नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां संयुक्त सरकारें हैं यानी बीजेपी को दूसरे का सहारा है, वहां बीजेपी खामोश है। वहां क्यों वो सत्ता से नहीं हट जाती कि साहब हम तो यूसीसी लाएंगे और दुष्यंत चौटाला तैयार नहीं है या शिंदे साहब तैयार नहीं है तो महाराष्ट्र में हम सत्ता छोड़ देंगे। एक बड़ा सवाल है कि अगर मोदी सरकार, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी चिंतित है, तो फिर एक प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाया गया? किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के ही सांसद हैं। बीजेपी के एक सांसद प्राइवेट मेंबर बिल रखते हैं और बीजेपी इसका समर्थन करती है, लेकिन बिल को ओन नहीं करती, बिल को एंडोर्स नहीं करती। तो नियत में शक होता है कि सिर्फ बहस के लिए और देश में एक विवाद चले और हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, क्या उसके लिए किया जा रहा है? आखिर देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल अगर ये पास हो भी गया, अगर ये पास हो भी गया तो भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बिल कानून का रूप नहीं ले पाएगा जब तक कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उसको ऑफिशियल बिल नहीं बना देगी, उसको अपना नहीं लेगी, उसको एंडोर्स नहीं कर देगी। समझ गए आप कितने बड़ी नियत पे शक है? तो कुल मिलाकर एक वर्ग का कहना है कि यह मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए है, मुसलमानों को डराने के लिए है कि साहब आप बड़े मजे करते हैं, जब चाहे तलाक ले लेते हैं, इसलिए हमने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। आप चार चार शादियां कर लेते हैं, अब शादियां नहीं कर पाएंगे आप चार चार। आपके यहाँ 16 साल में लड़की की शादी हो जाती है और हिंदुओं में और दूसरे लोगों में 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई सहमति से भी संबंध बनाए तो वो रेप की श्रेणी में आता है। अब आपको सबक सिखा देंगे। जैसे गुजरात में अमित शाह जी ने कहा था कि हमने ऐसा 2002 में सबक सिखाया कि सब जगह अखंड शांति हो गई। क्या ये मकसद है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। फिर आगे चलते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। यहां चलिए मुसलमानों का एक पक्ष दूसरा ले लेते हैं कि जब इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक बहुत पहले खत्म हो गया, जब पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में 1961 में एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं आना चाहिए या क्यों मुसलमानों को उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होगा तो हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म होगा, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट भी खत्म होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट भी खत्म हो जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट क्या है? यह एक्ट कहता है कि संयुक्त परिवार जो हिंदुओं में होते हैं, जहां दादा दादी, माँ बाप, पोता पोती, परपोते परपोती सब एक साथ रहते हैं, भाई एक साथ रहते हैं, चाचा ताऊ भतीजे सब एक साथ रहते हैं, मिलकर व्यापार करते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ धार्मिक स्थल पर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको
1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत रिबेट मिलती है, छूट ज्यादा मिलती है। हम और आपको जो 80C, 80D, 112A के तहत छूट मिलती है, उससे ज्यादा छूट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत मिलती है। 2.5 लाख रुपए की उस वर्ग के कारण स्पेशल छूट मिल जाती है, और बाकी छूट का भी आप फायदा उठाते हैं, तो आप करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स बचाते हैं। अब आपको हैरानी होगी कि इस देश में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट की धारा के तहत इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2011-12 में ये संख्या करीब 8,40,000 थी, जो 2 साल बाद बढ़कर 9,40,000 हो गई, और अब 10 लाख से ज्यादा है। तो क्या ये वर्ग नाराज नहीं होगा जो इनकम टैक्स में का फायदा उठाता रहा है और प्लानिंग ऐसा करता रहा है? आप अलग अलग घरों में रह रहे हैं, अलग अलग धंधा कर रहे हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है तो आप दिखा देते हैं कि HUF है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आप एक साथ रह रहे हैं, तो कागजों में अलग और इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग। उनकी नाराजगी बीजेपी को नहीं झेलनी पड़ेगी। आदिवासियों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों के 150 से ज्यादा अलग अलग बड़ी ट्राइब्स हैं, उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। कुछ जगह तो मोताणा जैसे राजस्थान में होता है, दक्षिणी राजस्थान में, वहां ब्लड मनी है कि हत्या हो गई तो दूसरे लोगों को, जिसके परिवार में से किसी की हत्या हुई, उस परिवार वालों को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख दे दिए, और पंचायत बैठ गई, खाप बैठ गई, और मामला सुलट गया। तो ये चीजें प्रभावित होंगी, क्या लोग मान जाएंगे? क्या एक झटके में ये कानून लागू होगा तो आदिवासियों में अनरेस्ट नहीं होगा? इंसर्जेंसी है, अलगाववाद नॉर्थ ईस्ट में बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है, क्या उसको नए सिरे से भड़काने का काम कुछ लोग नहीं करेंगे? उकसाने का काम नहीं करेंगे, और वहां अशांति का माहौल बना तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करेंगे फिर, जो नीडा जिन्होंने बनाया है? ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना का ऊपरी हिस्सा, गढ़चिरौली वाला महाराष्ट्र का हिस्सा, सब जगह आदिवासी हैं और सब जगह नक्सली भी हैं। तो क्या नक्सली लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे कि साहब अब मध्य प्रदेश में घोटुल नहीं हो सकेगा, स्वयंवर होता है, या वहां लड़का शादी से पहले लड़की के घर रहता है, तो वो सब नहीं हो पाएगा? आपके ट्रेडिशंस, आपकी कल्चर पर देखिए हमला हो रहा है, तो क्या आदिवासियों को भड़काने की कोशिश नहीं होगी? क्या इससे नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या इससे अशांति नहीं फैलेगी, या इसकी आशंका नहीं होगी? हर तरह के गंदे तत्व हमारे देश में होते हैं, सिर्फ हिंदुओं में नहीं होते या मुसलमानों में नहीं होते, सब जगह होते हैं। तो क्यों इनको उकसावा देना, क्यों बढ़ावा देना, इनको क्यों मौका देना? एक सवाल ये भी अपने आप में उठता है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की चलिए बात कर लेते हैं, जिन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। आखिर ये बिल इंट्रोड्यूस अचानक क्यों किया और बीजेपी इस पर सहमत क्यों हो गई? एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री मोदी पसमंदा मुसलमानों के बीच स्नेह यात्रा की बात कर रहे हैं, एक तरफ मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि सबका DNA एक है, क्या हर मस्जिद के अंदर ये शिवलिंग क्यों ढूंढना, भारतवासी हैं, सब एक हैं। और दूसरी तरफ फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी आधे अधूरे ढंग से लागू करने की तैयारी। जब लॉ कमीशन ने 3 साल पहले कह दिया था, जो लॉ कमीशन मोदी सरकार ने बनाया था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो वांछित है, ना व्यवहारिक है, ना जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 15,000 पन्ने की 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, और अब नया लॉ कमीशन जो गठित हुआ उसमें अब जाकर एक अध्यक्ष बनाया गया है। तो कितना सीरियस है मोदी सरकार, आप आसानी से समझ सकते हैं। और लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन ने यह कहा कि हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग से मतलब जो अलग अलग धर्म के अंदर सुधार होने चाहिए, उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, उसके लिए सुधार होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही, और बहुत सारे जानकार भी कहते हैं कि एक साथ लागू नहीं होना चाहिए, 4 चरणों में अलग अलग तरीके से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर लागू करना है तो। जैसे ये बात लॉ कमीशन ने नहीं की, ये दूसरे जानकार कहते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी 4 तरीके, 4 चीजों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी शादी हो तो पूरे देश भर में किसी भी धर्म का आदमी हो, एक ढंग से शादी हो, एक कानून हो। इसी तरह कानून तलाक का भी एक हो।
तीसरा, गोद लेने का जो कानून है पूरे देश भर में एक हो। चौथा, पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण है, बंटवारा है परिवार के सदस्यों के बीच में, वो समान हो। इसी के साथ जुड़ जाता है कि पैतृक संपत्ति यानी उसका वारिस कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, मुखिया कौन होगा, उसके लिए एक कानून हो। ये पुर्तगाल एक्ट हमारे यहाँ गोवा में लागू है, पांडिचेरी में फ्रांस का कुछ एक्ट लागू है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ही माना जाता है, हालांकि असल में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। बेसिकली मकसद ये है कि महिलाओं को उन संपत्ति का हक मिले, परिवार के सभी सदस्यों के बीच भेद नहीं हो, संपत्ति का समान रूप से बंटवारा हो सके, ये इसका असल मकसद है। अगर ये मकसद पूरा करना है तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना है, राजनीति करनी है, हिंदू वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करनी है, मुसलमानों को चिढ़ाना है, मुसलमानों को डराना है, तो फिर अलग कहानी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी भी हिंदुस्तान में ये स्थितियां, आदर्श स्थितियां पैदा नहीं हुई है जहां आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक झटके में लागू करें। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, ऐसे ही कुछ और चीजें आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। जैसे ब्लड मनी की बात की मैंने, मोताणा की बात की, ये केस लगातार कम होते जा रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा सुनने में आते थे। ऐसे ही हिंदुओं में एक आध जगह है जहां पर बहुविवाह प्रथा है कि 4 भाई मिलकर एक महिला से शादी कर लेते हैं, यानी एक महिला के 4-4 दूल्हे होते हैं या मर्द होते हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह है, वो भी बंद हो जाएगा। खैर ये बहुत छोटी चीज है, बहुत कम चीजें ये रह गई हैं, लेकिन इसका ओवरऑल सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद की जाती है कि अब इस पर विवाद नहीं हो, और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को और मुसलमानों को एक ही बात कहनी चाहिए कि साहब ड्राफ्ट लाओ, देखें तो सही आखिर आपका ड्राफ्ट क्या है। उससे पहले किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट हम देखते हैं और ड्राफ्ट का अध्ययन करते हैं। ड्राफ्ट का अध्ययन राज्यसभा में जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पर बहस हो, इसको वहां की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर सांसद खुलकर अपने विचार पेश करें, और उसके बाद लॉ कमीशन, जो अगला लॉ कमीशन सरकार ने गठित किया है, उसको अगर सरकार नए सिरे से ये काम सौंपती है तो वो लोगों से सलाह ले, जैसा उत्तराखंड में 4 लाख से ज्यादा सलाह ली जा चुकी है। उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करने की बात हो रही है। ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो नहीं है, का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया, साहब बहुत सारे जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर, जो राज्य हैं वहां पर बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, तो लोग क्या करते हैं, एक लोकल आदिवासी लड़की से शादीशुदा होने के बावजूद शादी कर लेते हैं, पहली पत्नी की सहमति से शादी कर लेते हैं, ताकि उसके नाम पर वो संपत्ति खरीद सके। इन चीजों पर रोक लग जाएगी तो इसका ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? इसका ज्यादा फायदा तो इस समय हिंदू ही उठा रहे हैं। इस बात में तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, कोई इसमें शक ही नहीं है। तो आप सोचिए ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और चुनावी साल में क्यों हो रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और छोटा सा सवाल है, कुछ राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, कुछ में नहीं हुआ, तो क्या होगा? मान लीजिए मुझे शादी करनी है और मैं मध्य प्रदेश में हूं और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, तो मैं राजस्थान आकर शादी कर लूंगा। और तलाक किसी को देना है, मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, और वो राजस्थान का आदमी है, तो वो तलाक के लिए मध्य प्रदेश आ जाएगा, या मध्य प्रदेश का आदमी जिसको तलाक से बचना है वो इस शादी से बचने के लिए, बगल के तलाक से बचने के लिए छत्तीसगढ़ चला जाएगा। अब सोचिए तो सही क्या हो रहा है, सोचिए तो सही। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सुझाव अपने भेजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और मुझे फॉलो भी कीजिए आप ट्विटर पर भी @विद्रोही7 पर, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, वहां भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।